देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो हम लोग डिप्रिशिएशन का ये लास्ट हो जाएगा हम लोग का, ये 3 क्वेश्चन करने से कंप्लीट हो जाएगा 1, 2 और 6, ठीक है। जिसमें 6 वाला क्वेश्चन प्रोविजंस का है, 2 वाला नॉर्मल क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 भी प्रोविजंस वाला है। 1 वाला सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब जो है कंसेंट्रेशन उसी में हमें चाहिए और सबसे बड़ा होगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन आसान है लेकिन बहुत सारा मशीन्स है, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। अच्छा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 से। 2, 6 देन 1 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला देखो, बोल रहा है कि the machine account of a factory showed a balance of 19 lakh on 1st Jan 2019. It accounts were made up on 31st December each year and depreciation is written off at 10% per annum under the diminishing balance method, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक मतलब फैक्ट्री में जो मशीन है उसका बैलेंस दिख रहा है, ये परचेज वैल्यू नहीं है, ये बैलेंस वैल्यू है, बचे हुए एसेट का वैल्यू। मतलब ये कभी ना कभी एसेट खरीदा गया था, जितना भी एसेट खरीदा गया था उसमें से ये रिमेनिंग 19 लाख 1st Jan 19 को दिख रहा है। इनका अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज होता है और राइट ऑफ होता है डेप्रिशिएशन हमेशा कितना बोला गया है 10% पर एनम, और ये है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है। अच्छा पहले इतना हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इतना हम लोग पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना आगे का इंफॉर्मेशन चाहिएगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। वो क्वेश्चन पढ़ने से समझ जाओगे, नहीं तो जगह नहीं होगा, मुझे पता है, इसीलिए मैंने ये हटा के यहाँ पर लिखा हुआ है। 1119 को बैलेंस दिख रहा है तो ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे। ओपनिंग बैलेंस एसेट का दिख रहा है 19 लाख 19 लाख दिख रहा है, ठीक है। डेप्रिशिएशन राइट ऑफ करना है 10% WDV। 1 जून 2019 को एक न्यू मशीन एक्वायर्ड हुआ है जिसका कॉस्ट है 2,80,000 और इंस्टॉलेशन चार्ज इनकर्ड इन इरेक्टिंग द मशीन वर्क्स आउट टू 8920 ऑन द सेम डेट, ठीक है। 1 जून 2019 में यहाँ पर लिखते हैं 1 जून 2019 में एक एसेट परचेज किया गया है जिसका वैल्यू है 2,80,000, परचेज किया गया है 2,80,000 पे, ठीक है। ये रुपीस का साइन है 2,80,000 पे, और यहाँ पर इसमें हम लोगों ने इरेक्शन चार्जेस या इंस्टॉलेशन बोल के 8920, ठीक है, एक्सपेंसेस बोल के लिख देते हैं यहाँ पर ₹8920, ये इतना खर्चा हुआ है, मतलब ये मशीन का टोटल प्राइस हो जाता है 1 जून 2019 को। ऑन 1 जून 2019 अगेन सेम डेट के बारे में बोल रहा है, a machine which had cost 4,37,400 on 1st Jan 2017। बोल रहा है कि 1 जून 2019 को एक मशीन जिसका कॉस्ट 1 Jan 17 को 4,37,400 था, वो बिक गया है 75,000 में। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1 Jan 2017, इस डेट में एक मशीन था जिसका वैल्यू है 4,37,400, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट था 4,37,400। ये वाला मशीन इस डेट पे, ये वाला मशीन इस डेट पे हो गया है सेल, ठीक है। इस डेट पे हो गया है सेल, और कितने में हुआ है? ये हुआ है 75,000 में, ठीक है। ये बोला है क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ड्रॉ को इधर हटा के किया हुआ था क्योंकि हमें यहाँ पर 1 Jan 17 लिखना था। तो इसका मतलब अब ये ईयर एंड कब होगा? ये ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 17, उसके बाद आएगा 31 December 18, ठीक है। अच्छा 31, ये ना ऐसे कर लेते, चलो ये ठीक ही हुआ है, बस इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे ज्यादा हो गया।
ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब ये 1 Jan 19 का मतलब ही होता है 31 दिसंबर 18, तो ये 31 दिसंबर ये हो गया 17, और ये 31 दिसंबर 18 यानी कि 1 Jan 19, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है यहाँ पर, another machine which had a cost 4,37,000 on 1 Jan 18, बोल रहा है दूसरा एक मशीन जिसका कॉस्ट 1 Jan 18 को, 1 Jan 18 मतलब ये वाला, 31 दिसंबर 17 का मतलब ही हो जाएगा 1 Jan 18, एक ही बात है, जिसका कॉस्ट था 4,37,000। यहाँ पर एक मशीन का कॉस्ट रहा है, ठीक है, कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस, तो कॉस्ट भी लिख सकते हैं, परचेज भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है 4,37,000, ठीक है। 4,37,000 ये वाला मशीन जो है वो क्या हुआ है सेम डेट पे, मतलब उसी दिन क्या हुआ है, बेच दिया गया है, स्क्रैप्ड ऑन द सेम डेट एंड इट रियलाइज नथिंग, और कुछ भी इससे रियलाइज नहीं हुआ, मतलब ये वाला एसेट बिक गया है कौन से डेट पे, सेम यही वाले डेट पे, इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, ये वाले डेट पे, मतलब ये वाले ड्रॉ के साथ होगा, सेम यही वाले डेट पे हो चुका है सेल, और इसका कॉस्ट कितना था, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, सेल वैल्यू जो है वो 0 है, ₹0, ठीक है, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। अब देखो, एक बार क्वेश्चन को अगर हम लोग समझ लेते हैं ड्रॉ करके, फिर इसको करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें बोला है सिर्फ और सिर्फ राइट ए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 2019, हमें 2019 का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, यानी यहाँ से लेके 31 दिसंबर 19, मतलब ये वाला सिर्फ हमें यहाँ से यहाँ तक जो है अप्रोच दिखाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक करके दिखाना है कि क्या हो रहा है, अलाइंग द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज इन द पास्ट, कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी, बोल रहा है कि सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि 10% पर एनम लगेगा, जैसे कैलकुलेशंस करते हैं उसी तरह से करना है, और अगर नियरेस्ट कुछ मतलब पॉइंट वगैरह आ रहा है तो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी में उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो ये एक मशीन का कैलकुलेशन होगा, दूसरा ये मशीन का कैलकुलेशन होगा, और उसके बाद हम लोग का ये वाले मशीन का कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले ये मशीन का कैलकुलेशन करते हैं जिसका कॉस्ट 1/1/17 में रहा है 4,37,400, और इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 17 तक का, कितना कितना डिप्रिशिएशन लगेगा, रेट क्या बोल रखा है 10% WDV, ठीक ठीक है, रेट हमें बोल रखा है 10% WDV, इनका पूरा कैलकुलेशन होगा 10% WDV से, ठीक है। अच्छा, अब इस पे 10% अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10% अप्लाई करने से हो जाएगा यहाँ पर 43,740। अब माइनस करना पड़ेगा, माइनस, अच्छा ये ना पीछे ही कर लेते, यहाँ पर पूरा होगा भी नहीं, बेकार में। यहाँ पर करते हैं 1/1/17, इसका कॉस्ट है 4,37,400, 37,400। 31 दिसंबर 17 में लगेगा डेप्रिशिएशन, और पूरे 10% रेट पे हो जाएगा 43,740, ठीक है, और इसको माइनस करने से आंसर आएगा 4,37,400 माइनस 43740, तो 3,93,660, ठीक है। ये 1/1/18 का वैल्यू आ गया, ये कब सेल हो रहा है, पहले इसका पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं, ये एसेट सेल हो रहा है, ये ब्लू कलर से जो किया हुआ है 1619 तक इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा, अगेन एक बार डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। तो 31 ऑफ दिसंबर 18 में लगेगा डेप्रिशिएशन, और WDV है तो ये बचे हुए वैल्यू पे 10%, तो 10/100, तो ये हो जाएगा 39, यहाँ पर 39,366 माइनस 39,366, तो ये हो गया 3,54,290
3,54,294 ये हो गया 1119 का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया 1119 का वैल्यू। अब यहाँ पर 1119 में ये एसेट हमारे पास सिर्फ कितना मंथ था वो चेक करना पड़ेगा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, क्योंकि जून में जो है ये 1 जून को ही सेल हो गया, यानी 5 मंथ्स का यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगेगा। तो यहाँ पर 1 जून 19 तक का डिप्रिशिएशन लगेगा और ये हो जाएगा फॉर 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 3,54,294 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 और इंटू 5, मतलब 5/12। ठीक है, तो 14762। ठीक है, 14762 ये हो जाएगा हम लोगों का डिप्रिशिएशन का वैल्यू। अब जब माइनस करेंगे बचा हुआ वैल्यू मिलेगा 4294। तो ये हो गया 3,39,532। ठीक है, 3,39,532। अब ये वाला सेल हो जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेल, सेम डेट पे हो रहा है 1/6/19 पे। ठीक है, और सेल वैल्यू जो है वो दिख रहा है हमें यहाँ पर 75,000। तो 75,000 हमें यहाँ से लेस कर देना है। तो लॉस हुआ है 2,64,532 का। ठीक है, ये हो जाएगा लॉस, यहाँ पर लिख लेते हैं लॉस। ये हो जाएगा 2,64,532, ये लॉस हो गया। ये कौन से वाले क्वेश्चन मशीन का हुआ, ये वाला। अब हम लोग ये वाला मशीन देखेंगे जो 1118 में परचेज हुआ था। अब 1118 वाला मशीन, 1118 वाला मशीन का परचेज प्राइस था हम लोग का 4,37,000। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 4,37,000 था। ठीक है, फिर यहाँ पर 31 दिसंबर 18 को यहाँ पर लगेगा डिप्रिशिएशन पूरे 1 ईयर का 10% रेट पे, तो 43,700 हो जाएगा। तो 4,37,000 माइनस 43,700, 3,93,330, 3,93,300, 3,93,300। ये हो गया डिप्रिशिएशन 1119 का वैल्यू। अब ये भी सेम डेट पे ही सेल हो रहा है, मतलब 1 जून 2019 पे ये सेल हो रहा है। तब तक का पहले डिप्रिशिएशन लगाएंगे, उसके बाद मतलब यहाँ भी 5 मंथ्स का लगेगा, उसके बाद हम लोग इसका सेल वैल्यू जो है चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटू 10% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये वैल्यू आता है 16388 हो जाएगा, 16388। ठीक है, अच्छा, -393,300। तो ये हो जाएगा 3,76,912। ठीक है, 3,76,912 ये वैल्यू आ रहा है 1 जून का ही आफ्टर डिप्रिशिएशन। और ये सेल हुआ है कितने में, चेक करते हैं। ये वाला सेल हुआ है 0, कुछ भी नहीं मिला है, सेल वैल्यू है 0। तो सेल वैल्यू 0 है, तो ये पूरा का पूरा ही लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, मतलब 3,76,912 लॉस। और एक एसेट है, वो कब खरीदा गया है, इस डेट पे 1 जून 19 में ये दोनों वैल्यू मिला के एक एसेट खरीदा गया है। 1 जून 19 में एसेट का वैल्यू कितना होगा, हम लोग टोटल कर लेते हैं। एक है हम लोग का 2,80,000, मतलब एक नहीं, ये कॉस्ट है और इसमें इंस्टॉलेशन 8,920। अच्छा, तो ये हो जाता है टोटल 2,88,920, 2,88,920। अब डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर तक, और जून से लेके दिसंबर, जून पूरा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ, 7 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगना चाहिए। तो इंटू 10% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12। तो ये कितना आ रहा है, 16853, 168, यहाँ पर हो जाएगा 16854 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 0.6 है, 4 कर देते हैं, तो बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा, -288,920। तो ये वैल्यू हो रहा है यहाँ पर
272066, ठीक है, तो 272066, 272066, ठीक है। ये हो गया 1120 का ओपनिंग, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस या फिर ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 31 दिसंबर 19 का क्लोजिंग और 1 जनवरी 20 का ओपनिंग हम लोगों को बोला है सिर्फ और सिर्फ 19 का अकाउंटिंग करके दिखाने के लिए, 2019 का यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो है एसेट थे और ये खरीदा गया था, ठीक है। तो पहले जब यहाँ पर अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ तो ओपनिंग में हमारे पास जो एसेट था उसका वैल्यू कितना था वो कैसे पता करेंगे, तब हमें देखना पड़ेगा कि ये एसेट का वैल्यू इस डेट पे कितना हुआ था, यानी 1119 पे, और ये एसेट का वैल्यू इस डेट पे कितना हुआ था, यानी कि 1119 पे। तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बना रखा है, ये देखो 1119 का वैल्यू और 1119 मतलब ये वाला, ये दोनों का टोटल जो है ये ओपनिंग में जाएगा, ठीक है। तो जो मेन सोल्यूशन होगा वो अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, मशीन अकाउंट बोल के लिखते हैं। मैम बोलो। मैम स्क्रीन और एक बार शेयर कीजिए ना। स्क्रीन नहीं दिखता। अच्छा अब देखो। यस मैम अभी आया। अब यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सिर्फ जो है मेन सोल्यूशन करके देना है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और 1119 में हम लोगों ने कोई भी एसेट नहीं खरीदा था, लेकिन हम लोग के पास एसेट था, ठीक है। तो उसको ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना कितना था वो हम लोग अपने यहाँ से कैलकुलेशन से लिख सकते हैं, 3,54,294, 3,54,294 प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3,93,300, 3,93,300। अच्छा, 3,54,294 प्लस 3,93,300, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। अच्छा, हमें बता दिया है लेकिन हमारे पास टोटल कितना बैलेंस है, ये देखो थोड़ा सा जो है गलत लिख दिया मैंने। ये गलत मतलब क्या, इन द सेंस ये दोनों मिलाने से तो इतना हो रहा है, लेकिन हमें तो ओपनिंग बैलेंस बता रखा है ना 19 लाख, यानी कि ये दोनों एसेट के अलावा भी और एसेट था, सोचो ये दोनों एसेट के अलावा भी और एसेट था, क्योंकि ये दोनों एसेट का अगर टोटल करते हैं तो हम लोग के पास ये बैलेंस आ रहा है 7,47,594। लेकिन हमें बता दिया है कि टोटल 19 लाख का बैलेंस है, मतलब हम लोग के पास और भी अलग एसेट था इसके अलावा। तो हम लोग इसको ऐड करके नहीं लिखते, डायरेक्ट 19 लाख ही लिख देते हैं। 19 लाख मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट जो है उस डेट पे, ठीक है, इंक्लूडिंग ये दो एसेट, ठीक है, ये दो तो है ही, लेकिन फिर टोटल 19 लाख की जगह 7,47,594 क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों के अलावा और भी एसेट है, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख लिए जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस डेट पे ट्रांजैक्शंस देखना चाहिए, ठीक है। पहले 1 जून को ट्रांजैक्शन हुआ है, दो एसेट सेल होने का, उसका डिटेल्स लिख लेते हैं। 1 जून का ट्रांजैक्शन पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 June 2019 बाई बैंक सेल, ठीक है। पहला एसेट कितने में सेल हुआ, हम पहला वाला लिख रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही डेट पे सेल हुआ है। तो पहला वाला 75,000 और लॉस इतना है, ठीक है, तो 75,000 और बाई पीएल लॉस ऑन सेल, ठीक है, 2,64,532, ठीक है। और उस डेट पे 1 जून तक जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो भी हमें दिखाना चाहिए, बाई डेप्रिसिएशन वो कितना है 14,762, ठीक है, 14,762। अच्छा,
यहाँ पर इसी डेट पे फिर से एक ट्रांजैक्शन होगा जहां पर हम लोगों ने और एक एसेट सेल नहीं किया, मतलब कुछ रिकवर नहीं हुआ, तो बाई बैंक वाला वैल्यू नहीं आएगा, बाई लॉस ऑन सेल आ जाएगा और ये डिप्रिशिएशन आ जाएगा 16388। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं बाई पीएल लॉस ऑन सेल। अच्छा, 376,912 बाई depreciation 16,388। 16,388। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने देखो ये दोनों एसेट का पूरा डिटेल्स लिख दिया, और जो नया परचेज है उसको भी लिख लेते हैं, जो नया परचेज है उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर 1619 में टू बैंक बोल के परचेज 2,80,000 और एक्सपेंसेस बोल के टू बैंक 8920। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास कितना एसेट है? अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग के पास सिर्फ ये वाला एसेट है तो ये गलत अप्रोच है। क्यों गलत अप्रोच है? क्योंकि ओपनिंग में अगर 19 लाख के, जबकि हम लोगों ने चेक किया ये दोनों एसेट का ओपनिंग बैलेंस इस डेट पे जो हो रहा है वो है 7,47,594। इसका मतलब हम लोगों के पास और भी एसेट्स है, तो उसका कैलकुलेशन हमें करके देखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम दिखा देते हैं। देखो वो वाला कैलकुलेशन कैसे दिखाएंगे। हमारे पास टोटल 19 लाख का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा था, कब? 1119 में। ठीक है, 1119 में 19 लाख का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा था। इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके देखते, 1119 में 19 लाख का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा था। ठीक है, अब उसमें से जो एसेट हमारे बिक गए, ठीक है, जो एसेट हमारे बिक गए इन द मीन टाइम, मतलब 2019 में उस एसेट का वैल्यू था कितना, यहाँ पर लिखते हैं 1619 में सेल हो गया जो एसेट, उसका वैल्यू कितना था ऑन दैट मोमेंट जब सेल हुआ? तो एक का वैल्यू था यहाँ पर 3,54,294, मतलब ये 1119 में सेल हुआ वैल्यू। ठीक है, 1119 देते हैं इसको, 1119 में ही लेस करते हैं वो एसेट जो सेल हो गए, क्योंकि उसका हम लोगों ने अलग से कैलकुलेशंस कर लिया है। तो जो एसेट बिक गए उसके अलावा हमारे पास कितने एसेट थे, तो जो एसेट बिक गए उसका वैल्यू है 7,47,594। अभी हम लोगों ने टोटल किया था ना, यहाँ पर ये देखो टोटल किया था ये वाला 3,54,000, ये देखो 3,54,294 वाला एसेट था, और यहाँ पर 3,93 और 300। ठीक है, तो ये वाला ये वैल्यू हम लोग डिडक्ट कर देते हैं। इससे हमें क्या मिल जाएगा? वो एसेट का वैल्यू मिल जाएगा जो अभी तक हम लोगों ने सेल नहीं किया है लेकिन प्रीवियसली परचेस्ड था, यानी कि 11,52,406। ये हम लोगों का 1119 का उस एसेट का वैल्यू है जो सेल नहीं हुआ, लेकिन इन ये दोनों एसेट के तरह ही कभी ना कभी प्रीवियसली परचेस्ड था। तो इस पे 31 दिसंबर 19 तक का डिप्रिशिएशन लगेगा, इस पे 10%, क्योंकि WDV मेथड पे है तो 10%। तो ये हो जाएगा 115241 प्लस 1152,406। तो यहाँ पर हो जाएगा 1037,165। ये बचा हुआ वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशंस को लिख लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर, और भी यहाँ डेप्रिशिएशन हम लोगों ने लिखा जो भी एसेट बिक गया। अब इस एसेट का डेप्रिशिएशन लिखना पड़ेगा और बचे हुए एसेट का डेप्रिशिएशन लिखना पड़ेगा। तो कैसे होगा देख, बाई डेप्रिशिएशन जो बचा हुआ एसेट है, डेप्रिशिएशन कितना है? 115241, 115241। ये कब का हो रहा है? 31 दिसंबर 19 का। और एक बाई डेप्रिशिएशन होगा जो न्यू मशीन, ये ओल्ड वाला वैल्यू का, ठीक है, ओल्ड जितने भी मशीन थे, और न्यू मशीन जो है उस पे डेप्रिशिएशन वो भी कैलकुलेट कर रखा है हम लोगों ने 16,854। ठीक है, 16,854। और बैलेंस क्या बच जाएगा? बाई बैलेंस CD, ओल्ड का वैल्यू और न्यू का वैल्यू। न्यू है 272066,
272066 और न्यू वाला है ओल्ड वाला है 1037,165, 1037,165, 1037,165। ठीक है। अब दोनों साइड जो हम लोग का बैलेंस जो है टैली हो जाना चाहिए। बैलेंस कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने पूरा लिख लिया। अब चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर कितना है, 19 लाख, 19 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 8920। ठीक है, तो ये हो गया 21,88,920। टोटल इतने का एसेट है 21,88,920। ये टोटल वैल्यू ऑफ एसेट दिख रहा है ये डेबिट साइड में। और यहाँ पर देखते हैं 75,000 प्लस 264,532 प्लस 14,762 प्लस 3,769,12 प्लस 16,388 प्लस 11,524 1 प्लस 16,854 प्लस 103,7,165 प्लस 272,066। तो ये हो जाता है 20। ये देखो टैली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने तो बैलेंस वैलेंस सब लिख लिया ना, तो टैली तो होना ही चाहिए। 21,88,920, 21,88,920। तो क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है। मेन ये वाला पॉइंट था मेरे हिसाब से, तो यही लगता है ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने काफी किया होगा। लेकिन एक एक चीज यहाँ पर मेन है, एक तो ये कि ये कब का है ये एसेट, अब तब उसका वैल्यू कितना दिख रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा इस क्वेश्चन में वो ये है कि 19 लाख ओपनिंग बैलेंस है, उसमें ये एसेट का वैल्यू कितना है, क्योंकि ये एसेट भी तो 19 लाख में ही इंक्लूडेड होगा, क्योंकि ये एसेट 2 साल यूज हुआ तब जिस इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर और इसका भी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर, तो इस बैलेंस में ये दोनों एसेट का वैल्यू इंक्लूडेड है जो कि 19 लाख से कम है। यानी ये दोनों एसेट के अलावा भी इनके पास कोई ना कोई एसेट जरूर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर लिख लिया कि ओपनिंग में 19 लाख था, 19 लाख में से जो एसेट बिक गया उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने इस तरह से किया। ठीक है, 2 एसेट बिक गए, बाकी जो रह गया कैसे पता चला रह गया, क्योंकि जो बिक गए उनका वैल्यू उस डेट पे जो था उसके बाद भी हमारे पास वैल्यू बच रहा है रिमेनिंग। तो जो एसेट रह गया उस पे अगेन 10% करके डिप्रिशिएशन 12 मंथ्स का, और एक नया खरीदा गया था जो कि जून में था, 1 जून, इसीलिए 7 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगा। तो बस क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उसके बाद 1 करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन 1 अप्रैल 2018 ए फर्म परचेज्ड ए मशीन फॉर 2 लाख। ऑन 1 अक्टूबर द सेम अकाउंटिंग ईयर एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज्ड। अच्छा, तो हम लोग एक एक चीज ड्रॉ कर लेते हैं कि पहले कुछ मशीन परचेज हुआ है और उसी अकाउंटिंग ईयर में फिर से कोई मशीन परचेज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1418, 1418 इस डेट पे परचेज हुआ है 2 लाख रुपीज का एक मशीन। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। 1 अक्टूबर उसी अकाउंटिंग ईयर में, यानी 1 अक्टूबर 18 में, अकाउंटिंग ईयर मतलब उसी साल के अंदर फिर से एक मशीन खरीदा गया है 1 लाख, फिर से परचेज हुआ है इस डेट पे 1 लाख का। अच्छा, उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 19 मतलब दूसरा अकाउंटिंग ईयर हो गया, और इनका अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, तो अप्रैल टू मार्च, तो मार्च मतलब यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 19। ठीक है, ये हो गया 31 मार्च 19। इसके बाद अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च 20 को। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्या बोला है ऑन 1 अक्टूबर 19। 1 अक्टूबर 19 कब आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 19, यहाँ पर क्या हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 19 द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 18। जो मशीन 1 अप्रैल 18 में परचेज हुआ था इसके बारे में कुछ बताया गया है, देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट परचेज ऑन 1 अप्रैल 18 हैविंग बिकम ऑब्सोलेट एंड वाज सोल्ड फॉर 90,000, मतलब सेल हो गया है, सेल हो गया है 90,000 रुपीज में, ये वाला।
2 लाख वाला। अच्छा, फिर क्या बोला है, ऑन अक्टूबर 1 2020, अक्टूबर 1 2020, अब अक्टूबर 1 2020 यहाँ पर आएगा, 31 मार्च के बाद यहाँ पर ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2021 में। अच्छा, अक्टूबर 1 2020 न्यू मशीन परचेज फॉर 2,50,000, नया मशीन परचेज हुआ है यहाँ पर 2,50,000 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं परचेज 2,50,000। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 18, परचेज ऑन 1 अक्टूबर 18 वाज सोल्ड फॉर 85,000। अच्छा, 18 बोल रहा है, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ इधर उधर कर दिया, कहाँ चला गया, 1 अप्रैल 18 हैविंग बिकम, अच्छा, ऑन 1 अक्टूबर 2020 न्यू मशीन परचेज फॉर 2,50,000 वाइल द मशीन परचेज। अच्छा, फिर उसके बाद ये रिलेटेड है, वाइल द मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 18 वाज सोल्ड फॉर 85,000 ऑन द सेम डेट। तो 1 अक्टूबर 18 में जो मशीन खरीदा गया था, 1 अक्टूबर 18 में जो मशीन खरीदा गया था, इसी डेट पे वो मशीन हो जाता है सेल। ठीक है, ये बताया गया है क्वेश्चन में, सेल हो जाता है, और वो भी 85,000 में, ये भी बता दिया है कितने में सेल हुआ है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है द फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब 10% SLM, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब SLM हो जाता है। अच्छा, प्रोविजन हमें क्या बोला है, मशीनरी अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 3 अकाउंटिंग ईयर्स। ठीक है, हमें बोला है मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमें मेंटेन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब होता है कि हमें डेप्रिसिएशन को अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन को हम लोगों को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रॉ तो कर लिया है, अब हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक काम करते हैं, अकाउंट बना के करते हैं, जहां जहां वर्किंग नोट का जरूरत होगा कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये ऐसे हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो बना सकते, चलो बना ही लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो एसेट है, हमें कौन से ईयर का प्रिपेयर करने के लिए बोला है वो देखते हैं। 3 इयर्स का ही बोला है। ठीक है, 3 इयर्स का बोला है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ 3 अकाउंटिंग ईयर, और एंड होगा यहाँ से, मतलब पहला 1/4/18, यहाँ पर 2 लाख का एसेट था। ठीक है, अच्छा, इस एसेट पे कितने साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पर सेल हुआ है तो पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन पहले तो लग रहा है, तो ये लगा लेते हैं पहले 31 मार्च 19 तक का डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। ठीक है, 10% मतलब हो जाएगा हम लोगों का 20,000, तो ये हो गया 1,80,000। ठीक है, ये 1,419 का वैल्यू है। ठीक है, ये 1,419 का वैल्यू आ गया। अच्छा, इसके बाद इसी डेट पे इसी ईयर में एक परचेज भी हुआ था 1/10/18 में, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ से, ये यहाँ पर लिख लेते हैं 10% एसेट। फिर यहाँ पर 1/10/18, ठीक है, 1/10/18 पे एक एसेट परचेज हुआ था जिसका वैल्यू था 1 लाख। ठीक है, तो इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा, 31 मार्च 19 तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होगा, क्योंकि ये 1/10/18 में खरीदा गया था, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यानी 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। वैसे 10% है तो 5% लगा देते हैं, 5% अप्लाई करने से यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख पे 5% कितना हो जाता है, चेक करते हैं, 1 लाख पे 5%, 5,000। ठीक है, 5,000 हो जाता है, माइनस कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा 95,000। ये 1,419 का वैल्यू है, इसका मतलब 1,419 में इतना एसेट का वैल्यू दिख रहा है क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हो रहा है, तो सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला एसेट जो है यहाँ पर सेल हो जाएगा। तो कितना दिन यूज हुआ, मार्च तक था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर मतलब 6 मंथ्स। ठीक है, अक्टूबर का 1 तारीख है तो 6 मंथ्स तक यूज हुआ बिफोर सेल। ठीक है, तो 6 मंथ्स तक यूज हो जाएगा, तो ये डेट हो जाएगा हम लोगों का 1 अक्टूबर यहाँ पर
19, ठीक है, 1 अक्टूबर 19 हो गया, डेप्रिसिएशन लगेगा, ये 19 है, 1 अक्टूबर 19 डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ्स का। अब ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा तो 2 लाख पे हमें 5% चेक करना पड़ेगा, इस पे नहीं करना है, WDV नहीं है, तो 2 लाख पे नॉर्मली होना चाहिए था 10%, 10% ही होगा, लेकिन 6/12 या फिर डायरेक्टली 5% कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। 2 लाख पे सॉरी 40,000 क्यों, 2 लाख पे 5% ना, 10,000। हाँ हाँ 10,000 हो जाएगा तो 1,70,000, ठीक है, 1,70,000, ये सेलिंग डे पे वैल्यू हो जाता है, ठीक है, सेलिंग डे डे पे। अच्छा अब कितने में सेल हुआ, 90,000, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सेल 90,000, तो लॉस है 1,70,000 माइनस 90, तो लॉस है 80,000 का लॉस, और ये क्लोज हो जाएगा, ये वाला मशीन और हमारे पास नहीं है, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, फिर यहाँ पर डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, मशीन कौन सा है, ये 1 लाख वाला मशीन अभी भी बचा हुआ है, तो 1 लाख वाले मशीन पे डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, डेट हो जाएगा 31 मार्च 2020, डिप्रिशिएशन पूरे 1 ईयर का चार्ज होगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है तो 1 लाख पे 10% यानी 10,000, तो ये वैल्यू बचता है 85,000 1420 का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक हो गया, अब आगे आगे यहाँ पर 110 20 में दो चीज हुआ है, एक तो एसेट परचेज हुआ है, लिख लेते हैं, यहाँ दिख रहा है, तो एक तो एसेट परचेज हुआ है और एक एसेट सेल हुआ है, कौन सा वाला सेल हुआ है चेक करते हैं, 1 लाख वाला, 1 लाख वाला सेल हुआ है, तो 1 लाख वाला अगर सेल हुआ है तो 1 लाख वाला 110 तक यूज हुआ है, 110 20 तक, ठीक है। डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो अगेन हो गया अप्रैल, पूरा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर था तो 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन 1 लाख पे 5%, मतलब 5,000, ठीक है, 5,000, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाता है 80,000। अच्छा सेल कितने में हुआ है, 85 में हुआ है, तो प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जगह थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल फॉर 85,000 एंड प्रॉफिट, नीचे लिख लो, जगह है तो कॉपी में, प्रॉफिट हो जाएगा 5,000, ठीक है। अब बस ये वाला कैलकुलेट करना है, ये वाला हो गया परचेस स्टेट पे हुआ है, 31 मार्च 2021 तक का डिप्रिशिएशन लगेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 मंथ्स का लगेगा, और 2,50,000 पे 10% के जगह 5% लगा दो, 6 मंथ्स का मतलब 2,50,000 पे 5% लगा दो, 12,500 बचा हुआ वैल्यू हो जाएगा, 2,50,000 माइनस कर दो, 2,37,500, ठीक है, ये हो गया 1421 का वैल्यू, ठीक है। तो सारा कैलकुलेशन हो गया, ये वाला बस यहाँ पर जगह नहीं हुआ तो सेल नीचे लिख के लिख सकते हैं, प्रॉफिट और इसको क्लोज कर सकते हैं, ये दो मशीन हमारे पास से चला जाएगा, सिर्फ एक ही मशीन रहेगा। हमें 3 साल का अकाउंटिंग करने के लिए बोला है, लेकिन अकाउंट क्या क्या बोला है, एक तो बोला है मशीनरी अकाउंट, फिर बोला है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, और उसके साथ साथ डेप्रिशिएशन अकाउंट भी बोला है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, पहले हम लोग बना लेते हैं एक मशीनरी अकाउंट। ये हो गया मशीनरी अकाउंट। अच्छा फिर बनाएंगे डेप्रिशिएशन अकाउंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट, और होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, ठीक है, तो हमें क्या क्या लिखना है, पहले तो एसेट परचेज हुआ, सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख देख के लिखेंगे, 1/4/18 में परचेज हुआ है तो 1/4/18 का एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट में, तो 1/4/18 टू बैंक,
2 लाख। फिर और एक मशीन खरीदा गया, तो उसका भी एंट्री कर लेते हैं। और एक मशीन खरीदा गया है 11018 में, 11018 टू बैंक। इसका वैल्यू है 2 लाख था और ये है 1 लाख। अच्छा, और यहाँ पर ईयर एंड होता है और इस बीच में हमें ईयर एंड में लगाना है दोनों मशीन्स का डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन कहाँ पर दिखाएंगे? एंट्री हम लोग का हो जाएगा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। तो 31 मार्च 2000 कितना हो जाएगा? 19 टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। ठीक है, कितना डेप्रीशिएशन लगा है उतना ही लिखना पड़ेगा। तो ये वाला वैल्यू 20,000 और 5,000, 25,000। 20,000 और 5,000, 25,000 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 20,000 और 5,000। ठीक है, इसका वर्किंग नोट का प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा 31 मार्च 2019 में लिखेंगे बाई डेप्रीशिएशन बोल के, बाई डेप्रीशिएशन बोल के 25,000। ठीक है, 25,000 मतलब 20,000 प्लस 5,000। अच्छा, एक साल खत्म हो गया, अब अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे क्लोज होगा? 31 मार्च 2019 को हम लोग लिखेंगे, 31 मार्च 2019 को लिखेंगे बाई बैलेंस CD 3 लाख। टोटल 3 लाख का एसेट है, ओरिजिनल कॉस्ट शो होगा। और इसके रिगार्डिंग जो डेप्रिशिएशन है वो हमें यहाँ पर दिखेगा। तो 31 मार्च 2019 ये वाला PL में क्लोज हो जाता है, तो इसको हम लोग 31 मार्च 2019 में बाई PL बोल के क्लोज कर देंगे। ये डेप्रिशिएशन वाला है, बाई PL बोल के 25,000। ठीक है, तो ये क्लोज हो गया और ये वाला भी क्लोज हो जाएगा। ये बैलेंस बोल के क्लोज होता है, तो ये क्लोज होगा 31 मार्च 2019 में टू बैलेंस CD 25,000। ठीक है, अब ये क्लोज हो गया। क्योंकि ये बैलेंस बोल के क्लोज होता है तो इसको ब्रॉट डाउन किया जाता है, तो 1419 में लिखेंगे बाई बैलेंस BD 25,000। और यहाँ पर ये भी ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1419 में टू बैलेंस BD 3 लाख। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने क्लोज कर लिया। फिर यहाँ पर इस ईयर में क्या हुआ? पहले तो 11019 में जो है कि एक एसेट सेल हुआ है, ये वाला, तो सेल का एंट्री हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सेल का एंट्री कहाँ पर लिखेंगे? क्योंकि हम यहाँ हमें एसेट डिस्पोजल नहीं बोला है, तो इसका मतलब सेल हमें मशीन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। लॉजिकली सोच के देखना चाहिए कि हमें बोला है कि एसेट सेल हुआ है, तो सेल कहाँ दिखाते हैं? एसेट डिस्पोजल में दिखा सकते हैं या फिर हम लोग जो है मशीन अकाउंट में दिखाते हैं। अब अगर हमें ऐसे डिस्पोजल नहीं बोला है तो कहाँ दिखाएंगे? मशीन अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2019, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2019 में सेल हुआ है। सेल होने से पैसा मिलता है, तो बाई बैंक सेल ऑफ एसेट, बाई बैंक यहाँ पर हो जाएगा सेल। तो कितना? 90,000 का एसेट सेल हुआ है। ये देखो 90,000 में सेल हुआ है और यहाँ पर लॉस हुआ है 80,000 का। ठीक है, तो वो भी यहाँ रिकॉर्ड होगा बाई PL बोल के लॉस। और इसके पहले डेप्रिशिएशन भी लगाना पड़ेगा हमें, बाई डेप्रिशिएशन। अच्छा, पहले PL लिख देते हैं, पहले PL लिख लेते हैं फिर डेप्रिशिएशन भी बताते हैं। लॉस ऑन
सेल, ठीक है, कितना हो जा रहा है 80,000 और यूज होने तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अगेन डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो एंट्री किया हुआ है, ठीक है, वो एंट्री तो हमारा किया हुआ है कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो अभी हम लोग को सॉरी वो एंट्री किया हुआ है बोल रहे हैं, एंट्री हम लोग को उसको करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे 30,000। तो पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, डेप्रिसिएशन को पहले रिकॉर्ड करते हैं। पहला एंट्री क्या हो जाएगा, ऐसे सोचना चाहिए, पहले डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अक्टूबर 19 तक। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 10,000। इसका एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये 1 अक्टूबर 19 का है, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पर हम लोगों ने जो एसेट सेल करना था उस एसेट का हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, दैट इज 10,000। फिर उसके बाद क्या किया, उस एसेट को बेच दिया, उसका कैलकुलेट कर लिया कि प्रॉफिट है कि लॉस है, क्योंकि जब तक डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट हो जाता है तब तक हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि प्रॉफिट है कि लॉस है। इसीलिए तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, देन हम लोग एसेट का सेल वैल्यू लिख के ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट है कि लॉस है। अब जैसे यहाँ पर लिखा तो अब प्रोविजन में इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो प्रोविजन अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये वाला हो जाएगा 1 अक्टूबर 19 में बाई डेप्रिसिएशन बोल के 10,000, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ 31 मार्च 20 में जो एसेट था उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी 1 लाख वाला, तो इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 10,000, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं 10,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 22, सेम एंट्री डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा हम लोग का 10,000, ठीक है। और इस ईयर में और कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, यहाँ तक क्लोज हो गया। अब हम लोग चाहे तो अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, तो अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का 20,000 और यहाँ पर 31 मार्च 20 में हो जाएगा बाई पीएल, ये पीएल में क्लोज हो जाएगा डेप्रिसिएशन 20,000। तो यहाँ पर हो गया 20,000, ठीक है। अच्छा, ये मशीनरी अकाउंट कैसे क्लोज होगा, मशीन का जो अकाउंट है यहाँ पर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, ये जो हम लोगों ने लिखा है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर एक चीज तो हमें करना था ना कि जो एसेट बिक जाता है उसके डेप्रिसिएशन को हमें प्रोविजन से खाली कर देना पड़ता है, तो वो एंट्री हमें करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखो इधर हम लोग लिखेंगे 1 अक्टूबर 19 में हमें जो एसेट सेल हो जा रहा है उसका डेप्रिसिएशन खाली करके दिखाना चाहिए। तो जो एसेट सेल हो जा रहा है उसका डेप्रिसिएशन 10,000, 20 और 10, 30,000। तो हमें 30,000 का प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हटा देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू मशीन, ठीक है, टू मशीन बोल के यहाँ पर हो जाएगा 30,000, ठीक है। 30,000 कैसे, टोटल डेप्रिसिएशन हमें रिवर्स करना पड़ेगा। 20 और 10 अब तक चार्ज हुआ है, तो 20 और 10 30,000 हम लोग यहाँ से रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ साथ हम लोग को ये वाला एंट्री भी कर लेना चाहिए, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। ये कौन सा वाला है, ये दोनों ही 10,000 आया है। ये जो एसेट सेल हुआ उसका भी 10,000 और जो रह गया उसका भी 10,000। तो एक सेल वाला और एक जो रह गया उसका भी होगा, लेकिन उसका डेट से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से डेट का है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन यहाँ पर 10,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन अकाउंट में बन रहा था हम लोगों का 45,000 हो रहा था, ठीक है। उसमें से 30,000 हमें खाली कर देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उतने का 30,000 वाला डेप्रिसिएशन जो एसेट पे लगा था वो सेल हो जा रहा है। तो बचा हुआ बैलेंस निकाल सकते हैं, टू बैलेंस सीडी बचा हुआ डेप्रिसिएशन हो जाता है 15,000, ठीक है। और ये मशीनरी अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000। अच्छा, अब यहाँ पर मशीन का बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च 20 में बाई बैलेंस सीडी।
3 लाख का एसेट था, कितना बैलेंस बचेगा? सिंपल मेजरमेंट है, देखो टोटल 3 लाख का एसेट था, उसमें से कौन सा वाला एसेट सेल हो गया? हम लोग का 2 लाख वाला सेल हो गया, तो कितना बचेगा? 1 लाख बचना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट शो करेगा। तुम टोटल करके देख सकते हो, वही वाला आएगा। कैसे? क्योंकि जो एसेट सेल हो गया ना 2 लाख वाला, उसका क्या कंडीशन हुआ? देखो, जो 2 लाख वाला सेल हो गया उस पे हम लोग ने 90,000 रिकवर किया, 80,000 का हम लोग का लॉस हुआ। मतलब जब सेल हो रहा था तब हम लोग के हिसाब से एसेट का वैल्यू था 1,70,000, उस पे अब तक 30,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका था, मतलब एसेट था टोटल 2 लाख, तो 2 लाख का ये कंडीशन हुआ, वो सेल हो गया, 3 लाख में से 2 लाख चला गया, 1 लाख बचा हुआ रहेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीशन कर लिया। अब यहाँ पर चलते हैं, 1 अक्टूबर 20 में क्या हुआ है? एक एसेट परचेज और एक एसेट सेल हुआ है। अच्छा, पहले ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। 1,420 टू बैलेंस बीडी 1 लाख, और परचेस हो जाएगा 1,10,20 में परचेस हुआ है टू बैंक बोल के 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 का परचेस हुआ है, ठीक है। और इसी डेट पे एक सेल भी हुआ है, तो फिर से सेल का भी डिटेल्स हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 अक्टूबर 20 को, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 अक्टूबर 20 को बाई बैंक जो सेल हो गया। कितने में सेल हुआ है? 85,000, ठीक है। 5,000 का डेप्रीशिएशन लगा है और 5,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, इस बार प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल जो हुआ है वो है 85,000, और सेल करके प्रॉफिट है तो 2 PL बोल के रिकॉर्ड करते हैं 5,000, इधर और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सेल, सेल करके प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ये दिखाना चाहिए कि कितना डेप्रिसिएशन अभी तक लगा है, वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उतना हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। कितना अभी तक डेप्रिसिएशन लगा है? 5,000, 10,000, 5,000, मतलब टोटल 20,000, 20,000 का डेप्रिसिएशन इस एसेट पे लगा है जो सेल हो जा रहा है अब तक, ठीक है, सेल करने तक तो 20,000, और बाकी जो है बचा हुआ रहेगा। 31 मार्च 2021 में हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, जो एसेट बचा हुआ रहेगा। अब कौन सा एसेट बचा हुआ रहेगा? जो नया खरीदा, मतलब 2,50,000, चेक करके देख सकते हो 2,50,000 का ही बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड का टोटल हो जाता है 3,55,000, 3,55,000। और बाकी अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन होगा? डेप्रीशिएशन वाले अकाउंट में हमारा ट्रांजैक्शन होगा। पहले तो डेप्रीशिएशन लगेगा, ठीक है। कितना डेप्रीशिएशन लगेगा? जो एसेट सेल हो जा रहा है उस पे इस साल का डेप्रीशिएशन 1 अक्टूबर 20 तक वो हो जाएगा टू डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बोल के, ठीक है। जो एसेट सेल हो गया उसका सेलिंग टाइम पे क्या डेप्रीशिएशन था? 5,000, ठीक है। टोटल 20,000 और सेलिंग टाइम पे था 5,000, वो हम लोग लिखेंगे क्योंकि वो करंट ईयर का है, यहाँ करंट ईयर का रिकॉर्ड हो रहा है 5,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों का जो एसेट नया खरीदा था उस पे भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, वो है 12,500, वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। 12,500, तो यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 2021 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 17,500, यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 2021 को बाई PL 17,500, इस साल का इतना डिप्रिशिएशन। लेकिन जो एसेट बिक गया उसका पूरा डिप्रिशिएशन हमें खाली कर देना चाहिए, कर दिया हम लोगों ने 20,000, उसका रिकॉर्डिंग भी करेंगे, उसका रिकॉर्डिंग भी करना पड़ेगा। पहले इसको ब्रॉड डाउन कर लेते हैं 1,420 में बाई बैलेंस BD 15,000, ये हो जाएगा। अच्छा, और क्या लिखना पड़ेगा? जो डेप्रिसिएशन खाली हो जा रहा है उससे 1 अक्टूबर 20 में लिखना पड़ेगा टू मशीन बोल के, और वो वैल्यू है 5,000, 10,000, 5,000 मिला के 20,000, ठीक है। अच्छा, टोटल 15,000 डेप्रिसिएशन हुआ था ब्रॉड डाउन करने के बाद, और 31 मार्च 2021 को एक नया डेप्रिसिएशन भी एप्लीकेबल हुआ है, जो नया एसेट है वो है 12,500, तो टोटल डेप्रिसिएशन 30 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27,500, ठीक है, 27,000 15,000, हाँ
एक बार टोटल करते देखते, 15,000 और 12,500, 27,500, उसमें से 20,000 का जो है डिप्रिशिएशन चला गया, तो बचेगा कितना यहाँ पर, 2 बैलेंस CD बोल के 12,500, नहीं 12,500 तो नहीं बच रहा है, नहीं कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया, एक सेकंड देख लेते हैं। ये हुआ 25,000 यहाँ पर 25 और 10, 35 और यहाँ पर 10, 35 और 10 45, 45 माइनस 30 15,000, अच्छा 15,000 में 12,500, तो ये हो जाता है, मैम डेप्रिसिएशन भी आएगा ना। हाँ डेप्रिसिएशन नहीं लिखा इसलिए कम हो रहा है, अच्छा हाँ जो सेल हो गया उसका 5,000, करंट ईयर वाला 5,000, मतलब और भी 5,000 ऐड हो जाएगा, 32, 32,500, 32,500 माइनस 20,000, यानी कि 12,500, ये हो जाएगा 31 मार्च 2021। ये जो है खाली हो जा रहा है वो वाला 5,000, 10,000, 5,000, उसमें से ये 5,000 रिकॉर्ड होगा क्योंकि 5,000 और 10,000 पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो क्या क्या करना था हम लोग को, 6 वाला क्वेश्चन कर लिया, 2 वाला कर लिया, अब 1 वाला। ठीक है, 1 वाला क्वेश्चन समझते हैं, देखो। अच्छा, इसको पहले समझना पड़ेगा, यहाँ पर क्या बोला है। बोल रहा है कि ए फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट 31 December 2018 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट ब्रोकन डाउन बाय ईयर ऑफ परचेज आर एज फॉलोज। बोल रहा है कि एक फर्म में कुछ प्लांट मशीनरी है जिसका 31 December 2018 मशीनरी अकाउंट में ये बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये बैलेंस दिख रहा है, और यहाँ पर कैसे 30 लाख है और कैसे 21,35,000 है उसका हमें जो है ब्रोकन डाउन करके दे दिया है, मतलब अलग अलग बता दिया है। 2002 में 2 लाख का प्लांट था और उस पे डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अब तक उस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है 2 लाख और कॉस्ट भी 2 लाख था, मतलब फ्यूचर में इस एसेट में और कोई भी डेप्रिसिएशन हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 लाख का एसेट था, अगर हम लोगों ने 2 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है तो अभी एसेट का वैल्यू 0 है, 0 पे क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करें, नहीं कर सकते। अगेन 3 लाख वाला जो एसेट था उस पे अभी तक 3 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन और आगे इस एसेट पे चार्ज नहीं होगा। 10 लाख वाले पे 9,50,000 अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं, यानी अभी भी एसेट का वैल्यू 50,000 है, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है। 7 लाख वाला एसेट 5,95,000 तक डेप्रिशिएट हो चुका है, मतलब अभी भी डेप्रिशिएट होने के लिए 1,05,000 का वैल्यू बचा हुआ है। 5 लाख का एसेट 75,000 तक डेप्रिशिएट हो चुका है, यानी 4,25,000 तक का वैल्यू बचा हुआ है। 3 लाख का एसेट 15,000 तक डेप्रिशिएट हो चुका है, मतलब फ्यूचर में इस पे भी 2,85,000 इसका वैल्यू बचा हुआ है, इस पे हम लोग डेप्रिशिएशन कर सकते हैं। तो पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कि कौन से एसेट पे फ्यूचर में डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है, कौन से एसेट पे नहीं हो सकता है, वो हम लोग जस्ट ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं। अगर 2 लाख वैल्यू था और अब तक 2 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है तो नो डेप्रिसिएशन, अगेन इसमें भी नो डेप्रिसिएशन, और ये बचे हुए वैल्यू पे हम लोग फ्यूचर में चाहे तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, ये बोला गया है। ठीक है, अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहा है। डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब एसएलएम हो गया। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू एज्यूम दैट ऑल परचेज सेल्स और डिस्पोजल ऑफ प्लांट
occurred on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation irrespective of the precise date on which this event occurred। बोल रहा है कि किसी भी डेट पे परचेज हुआ हो या फिर किसी भी डेट पे सेल हुआ हो, कंपनी का पॉलिसी है वो 30th जून को ही मानती है। मतलब उनका स्टैंडर्ड, चाहे 30th जून में सेल परचेज हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, जब भी सेल परचेज होगा ये मान के चलना है कि 30th जून को हो रहा है। ड्यूरिंग 2019 फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। 19 में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, परचेज हुआ है प्लांट मशीनरी बॉट इन 2008 फॉर 1,70,000 वाज स्क्रैप्ड। ठीक है, तो 2018 में टोटल जितना प्लांट था वो था 3 लाख, उसमें से 1,70,000 वाला प्लांट स्क्रैप्ड हो गया। मतलब हम लोग जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा 1,70,000, दूसरा हो जाएगा 30,000। अच्छा, फिर बोला है प्लांट दैट बीन बॉट इन 2009 फॉर 90,000 वाज सोल्ड फॉर 5,000। मतलब 2009 का 10 लाख का दो पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा 90,000 का और एक हो जाएगा हम लोग का 10 लाख माइनस 90,000 करने से जितना आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है 9,10,000। तो 9,10,000 का दूसरा प्लांट होगा जो कि इसमें से 90,000 वाला सेल हो जाता है 5,000 में। तो यहाँ भी हम लोग दो वैल्यूज में डिवाइड कर लेंगे ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर बोल रहा है 2010 में जो प्लांट खरीदा गया था उसमें से 2,40,000 वाला बिक गया, तो 2010 में 7 लाख था, इसमें भी दो पार्ट हो जाएगा, एक 2,40,000 और बाकी हो जाएगा माइनस करने से जितना होगा। ठीक है, और ये 2,40,000 वाला सेल हो चुका है वो भी 15,000 में। ठीक है, अच्छा अब ये इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गया, समझ में भी आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। भले क्वेश्चन काफी मतलब लंबा चौड़ा है फिर भी हमें समझ में आ जाएगा पढ़ने से जरूर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अब बोला है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019। in calculating this provision you should bear in mind that it is company's policy to show any profit or loss on sale or disposal of plant as a completely separate item in PL account। बोल रहा है कि हमें एक तो बोला है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के लिए प्लांट मशीनरी का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि एक चीज याद रखो, जब भी हम लोग प्रोविजंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तब अगर कोई भी प्लांट बेच के हमारा प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो सारे चीज हमें पीएल अकाउंट में दिखाने हैं। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स ड्यूरिंग 2019। 19 में हमें ये तीन लेजर बनाने के लिए बोला गया, एक है प्लांट मशीनरी एट कॉस्ट, दूसरा है डेप्रिसिएशन प्रोविजन और तीसरा है सेल्स और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला है। तो ठीक है, देखो कैसे होगा। ठीक है, पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करते, तीन अकाउंट का स्ट्रक्चर बना लेते। ठीक है, एक हो जाएगा मशीनरी अकाउंट, मतलब प्लांट मशीनरी, एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी, यहाँ पर लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इस पे जगह चाहिए तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा जगह रख लिया। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। एक काम करते इसे एसेट डिस्पोजल बना लेते, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन पीछे बना लेते क्योंकि उसके लिए काफी जगह चाहिए हमें। यहाँ पर बना लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल। और यहाँ पर पूरा पेज में बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, हमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस एसेट का लिखना चाहिए, कितना कितना एसेट का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं कि हमें 19 का अकाउंट बनाने बोला है, तो 19 में हमारे पास टोटल एसेट है कितने का
30 लाख का, ठीक है। लेकिन ये किस तरह से है, इसको हम लोग स्प्लिट करके ही लिखेंगे। हमें 19 का अकाउंट बनाने के लिए बोला है और 31 दिसंबर 18 का ये बैलेंस है, मतलब 1119 का यही वाला ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि हमारा अकाउंट 1119 का बन रहा है। बट हम लोग टोटल 30 लाख नहीं लिख के इसे इस तरह से लिखेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। बिना वर्किंग नोट बनाए भी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। इसको पूरा, क्योंकि वर्किंग नोट बनाएंगे बहुत सारा बन जाएगा, तो हम लोग इसी को लिख लेते हैं। 30 लाख की जगह हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख लेंगे। तो सबसे पहले ये देखो 11 2002 में कितना था, 2 लाख, तो यहाँ पर लिखते हैं 11 2002, ठीक है। यहाँ पर एसेट कितना था, यहाँ पर एसेट था, ये एक्चुअली 11 2002 यहाँ पर लिखने से सही नहीं होगा। यहाँ पर तो हमें लिखना पड़ेगा 11 क्या बोलते हैं उसे, 90, ठीक है। 1119 लिखेंगे, 1119 लिखते हैं, फिर लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। हम लोग के पास ओपनिंग कितना था, तो ओपनिंग 30 लाख था, लेकिन 30 लाख को हम स्प्लिट करके लिखेंगे। हम पहले मशीन को नाम देते हैं M1, ठीक है। मशीन 1 2 लाख का था, ठीक है, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं मशीन 1, ये हो गया 2 लाख, ये एक मशीन था। अच्छा, फिर मशीन 2, मतलब ये जो नेक्स्ट मशीन है 2008 वाला, यहाँ पर देखो ये बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड फॉर इन 2008, उसका एक वैल्यू 1,70,000 वाला सेल हो गया। प्लांट दैट हैड बॉट इन 2008 फॉर 1,70,000, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है 3 लाख का है, मतलब यहाँ पर दो प्लांट कर लेंगे, एक 1,70,000 और दूसरा 3 लाख माइनस 1,70,000 जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मशीन 2 और उसको हम दिखाते हैं इस तरह से, मशीन 2, और यहाँ पर ए और बी बोल के दिखा देते हैं, ठीक है। मशीन 2 का दो पार्ट, ए और बी। ए का वैल्यू लिख देते हैं 1,70,000 और बी का वैल्यू लिख देते हैं 3 लाख माइनस 1,70,000 यानी 1,30,000, ठीक है। ये हो गया हम लोग का दूसरा ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो जाएगा 2009। 2009 का भी हम लोग स्प्लिट करेंगे, एक 90,000 और एक 9,10,000। तो यहाँ पर लिखते हैं मशीन 3 और इसका भी ए और बी कर लेते हैं, ए और बी, ठीक है। तो ए पॉइंट को मैंने 90 लाख कर दिया और यहाँ पर हो जाएगा 9,10,000। तो अभी जस्ट कुछ नहीं, हम लोग 30 लाख पूरा नहीं लिख के इसको स्प्लिट करके लिख रहे हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा M3 तक हम लोगों ने कर लिया, इसके बाद M4 ले लेंगे। M4 मतलब ये 7 लाख वाला, यानी 2010, ये भी 2,40,000 और बाकी में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं M4 और इसमें भी मैंने A और B कर लिया, ठीक है, A और B। तो A का वैल्यू है 2,40,000 और बाकी रिमेनिंग, ठीक है। तो टोटल कितना था, M4 टोटल था हम लोगों का ये 7 लाख, 7 लाख से 2,40,000 गया तो बचता है हम लोग का 4,60,000, नहीं, एक मिनट, ये वाला 2010 वाला है। हाँ, 7 लाख, 7 लाख से 2,40,000, हाँ 4,60,000 बचेगा, ठीक है, ये बच गया 4,60,000। अच्छा, ये हो गया M4 मतलब 2010, और उसके बाद हमें और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बाकी दो मशीन जो है दैट इज 5 लाख और 3 लाख का, उसको हम लोग नॉर्मल लिख सकते हैं। M5 ये है 5 लाख, M6 ये है 3 लाख, ठीक है। और ये पूरा का पूरा टोटल अगर हम लोग करते हैं, पूरा का पूरा टोटल है हम लोग का 30 लाख। ये क्वेश्चन में ही दे दिया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट 30 लाख डायरेक्ट नहीं लिख के उसका बाइफर्केशन यहीं पर दिखा दिया। और इस डेट पे हमारा, इस ईयर में हमारा एक नया मशीन भी परचेज हुआ था, ये देखो ये है 15 लाख का। तो ये कब परचेज हुआ है, हमें कंपनी का पॉलिसी फॉलो करना है, जब भी परचेज सेल हो 30 जून मानना है, तो हम लोग यहाँ पर 30 जून 2000, कौन सा डेट है, 30 जून 2019 मानेंगे जिस साल में हुआ है। टू बैंक बोल के लिख देंगे, यहाँ पर टू बैंक बोल के लिख दिया 15 लाख, ठीक है। तो टोटल हम लोग के पास यहाँ पर बैलेंस आता है टोटल करने से 45 लाख, ठीक है। ये अकाउंट अभी पूरा नहीं बना है, बस इधर मैंने लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पर एसेट का डेप्रिसिएशन वगैरह भी देखना पड़ेगा, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी देखना पड़ेगा। तो प्रोविजन को भी ना हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे। तो हम ये वाले अकाउंट में आ जाते हैं, ये वाला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसका
बैलेंस वैसे 21,35,000 होगा, जिसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे, ठीक है। बाई साइड में बैलेंस आएगा 1,119, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। अच्छा, अब कैसे लिखेंगे? पहला है मशीन 1, मशीन 1 का अब तक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है 2 लाख। अच्छा, देन हो जाएगा मशीन 2, मशीन 2 का दो पार्ट है, ए और बी। क्यों ए और बी है? देखो, अगर मशीन 2 का हम लोगों ने यहाँ पर दो पार्ट किया है, तो उसके डेप्रिसिएशन को भी हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 3 लाख जो है वो जीरो हो गया है, ठीक है। 3 लाख टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है, मतलब दोनों एसेट का वैल्यू जीरो हो गया है। मतलब 1,70,000 वाले पे भी टोटल 1,70,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा, और 1,30,000 वाले पे भी 1,30,000 का ही टोटल डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा, तभी जाके एसेट का वैल्यू हमारा जीरो दिखेगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? 1,70,000 और 1,30,000। अगेन M3, ठीक है। अब M3 का क्या हुआ था? M3 में देखो, M3 में वैल्यू बाकी है। अब यहां पर से थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। M3 में वैल्यू बाकी है, इसमें क्या हुआ था? जीरो हो गया था, इसलिए हम लोगों ने बोला कि जो भी दो एसेट का वैल्यू हम लोगों ने दिखाया वो हम लोग जीरो कर देते हैं, टोटल उतना उतना वैल्यू लगा के। लेकिन यहाँ पर सारे एसेट्स नहीं बिके हैं, और डिप्रिसिएशन टोटल बताया गया है कि 9,50,000। अब सोचने का बात यह है कि M3 जो मशीन है उसका दो वैल्यू है, 90 और 3,10,000। इसमें से कि कौन से एसेट पे ये 9,50,000 का कितना डिप्रिसिएशन इस एसेट पे है, ए एसेट पे, और कितना बी एसेट पे, ये हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यही वाला मेन चीज है, इसका हम वर्किंग करके दिखाते हैं कि कैसे करके कैलकुलेट होना चाहिए। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशंस होगा? देखो, हमारे पास टोटल एसेट था यहाँ पर 10 लाख का, ठीक है। टोटल एसेट था 10 लाख का, और इसके एगेंस्ट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना हुआ था 9,50,000 का, प्रोविजन बना हुआ था 9,50,000 का, ठीक है। और ओरिजिनल कॉस्ट था ये। लेकिन इसमें हम लोगों ने बाइफर्केशन कर दिया इस एसेट को हम लोगों ने बाइफर्केशन कर दिया। 10 लाख यानी 2009 वाला था, और 2009 वाले में हम लोगों ने 90,000 में एक बाइफर्केशन कर रखा है एसेट का वैल्यू, और एक हम लोगों ने कर रखा है 9,10,000 से। अब क्वेश्चन ये है कि इस डेप्रिसिएशन का कितना इसमें जाएगा, कितना इसमें जाएगा। तो इसका सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन को हम लोग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। रेशियो क्या बनता है? 9:91, ठीक है। 9:91 में ये डेप्रिसिएशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 9,50,000 इंटू 9/100, और 9,50,000। यहाँ पर यही वाला टेक्निक जो है समझने वाला है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 9,50,000 इंटू 9/100। तो ये हो जाएगा 85,500, ठीक है। पहला वाला हो जाता है 85,500, और बाकी माइनस कर दो, 9,50,000 माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाता है 8,64,500, 8,64,500, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन। इसका मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने M3 एसेट का दो पार्ट कर रखा है, M3 एसेट को हम लोगों ने ए और बी, सॉरी, M2 एसेट को हम लोगों ने ए और बी में, M2 नहीं, M3, ठीक है। M3 को भी हम लोगों ने ए और बी में डिवाइड किया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ये 1,70,000 और 1,30,000 में इजीली बाइफर्केट हो जाएगा, क्योंकि वो जीरो वैल्यू हो रहा था, ये नहीं हो रहा था। तो इस पे ए पे वैल्यू जाता है 85,500, और बी पे वैल्यू जाता है 8,64,500, 8,64,500। यानी टोटल ये जो डेप्रिसिएशन है इस तरह से हमें अपोर्शन कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया M2 M3। अब हम लोग M4 वाले पे चलते हैं। M4 में हमारा क्या कंडीशन है एसेट का, ये देख लेते हैं पहले। M4 में हमारा दो एसेट बना हुआ है, कितना कितना? एक है 2,40,000, एक है 4,60,000। और इस पे भी सेम देखो, यहाँ पर हमारा 5,95,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, मतलब वैल्यू बचा हुआ है। अगेन वर्किंग नोट बनना चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 2, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है एसेट का? 7 लाख, और अब तक डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है
अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 5,95,000। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कोई एक मशीन नहीं है, ये एक्चुअली दो मशीन है, वो हमें बाद में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे पता चलता है, ठीक है। और कितना कितना वैल्यू है, 7 लाख मतलब 2,40,000, एक हो जाएगा 2,40,000, ठीक है, और दूसरा 4,60,000। अब हमें क्या करना है, इस डेप्रिसिएशन को 24:46 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5,95,000 इंटू 24/24 प्लस 46 यानी कि 70। 5,95,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 24, तो ये हो गया 2,04,000। और दूसरा 5,95,000 इंटू 46/70, तो ये हो जाएगा, माइनस करने से भी पता चल जाएगा, 5,95,000 माइनस प्रीवियस वैल्यू यानी 3,91,000। तो ये हम लोगों को डेप्रिसिएशन दो जगह पे दिखाना पड़ेगा, दोनों एसेट का अब तक का डेप्रिसिएशन का बाइफर्केशन। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी, ठीक है। तो ए में लिख देते हैं 2,04,000 और बी में लिख देते हैं 3,91,000, ठीक है। 3,91,000, ये हो गया M4। अब M5 का लिखना है और M6 का लिखना है। इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई दो मशीन है, ऐसा हमें किसी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो इसका 75 और इसका 15, अभी तक का चार्ज डेप्रिसिएशन 75 और M6 का हो जाएगा 15,000, ठीक है। M6 का हो गया हम लोग का 15,000 और टोटल करने पे ये वाला आएगा 2135। तो ये मैंने जस्ट बाइफर्केशन करके दिखाया ताकि हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब समझ में आएगा कैसे सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने लिख लिया, जस्ट इसको स्प्लिट करके लिखा है कि कितना कितना एसेट है। अगर दो एसेट है तो दो एसेट का अलग अलग वैल्यू और डेप्रिसिएशन को, अभी तक का डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने एपोर्शन कर दिया है, ठीक है। अच्छा, और एक नया एसेट खरीदा था वो भी लिख दिया। अब एसेट कुछ सेल्स हुआ है उसका एंट्री करना चाहिए। तो यहाँ पर 2019 में एसेट सेल हुआ है, पहला एसेट जो कि 2008 में 1,70,000 से खरीदा गया था, और 1,70,000 वाले एसेट को मैंने M2 में ए से डिनोट किया है। तो अगर एसेट सेल हो जाएगा तो यहाँ से एसेट खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं 30 जून 2019। तो एसेट सेल होने से, क्योंकि सेल का हमारा अकाउंट बना हुआ है, डिस्पोजल हमें दिखाना पड़ेगा डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई एसेट डिस्पोजल या फिर प्लांट मशीनरी डिस्पोजल। मैंने नाम दिया है प्लांट मशीनरी डिस्पोजल, तो हम वही वाला दे देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल। कौन सा एसेट बिक गया? M2 में ए, ठीक है। M2 का ए एसेट बिक गया। कितने में बिका है ये यहाँ पर बता दिया है, 1,70,000 वॉज स्क्रैप्ड, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, जो एसेट चला गया 1,70,000, तो 1,70,000 वाला एसेट यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है जब कोई एसेट बिक जाता है? तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में फर्स्ट तो उसका एंट्री हम लोग कर देते हैं। किस तरह से करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 30 जून 19 को टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मशीन 2 का ए, ठीक है। मशीन 2 का ए डिस्पोज हो गया कितना, 1,70,000 में, ठीक है। और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन हमें खाली करना पड़ता है। तो 30 जून 2015 में हम लोग लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कौन से एसेट का, M2A का। M2A का अब तक का कितना डेप्रिसिएशन है, अब देखो यहाँ से कितने आसानी से मिल जाएगा। M2A का अब तक का डेप्रिसिएशन है 1,70,000, तो 1,70,000 लिख देते हैं, ठीक है। तो और कुछ मेहनत हमें ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो सारा एंट्रीज तो हम लोगों ने कर लिया। प्रॉफिट या लॉस चेक करना चाहिए था, तो क्या कंक्लूजन क्या आया, 1,70,000 का एसेट था, ठीक है। उसमें अब तक डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ 1,70,000, तो इसका मतलब वैल्यूज तो कुछ बचा नहीं है, और कितने में सेल हुआ है वो भी नहीं बोला है, बोला कि स्क्रैप्ड। तो फिर यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट लॉस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब 1,70,000 का चीज 1,70,000 में ही चला गया, तो इसका मतलब किसी तरह से हमारा यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जनरेट नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर फिर से एसेट बिक रहा है 90,000 वाला 5,000 में, ठीक है। तो 90,000 वाला 5,000 में बिक रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर लेते हैं, देखो
तो पहला बात है कौन सा एसेट चला जा रहा है, बाई प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल बोल के 90,000 वाला एसेट चला जा रहा है, यानी M3 का ए, ठीक है, ये चला जा रहा है। तो ओरिजिनल कॉस्ट तो हमें खाली करते जाना है, तो 90,000 वाला एसेट चला गया। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ दिखाना है, अब इसका इम्पैक्ट यहाँ पर पहले दिखाएंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि कितना खाली हो जा रहा है, ठीक है। तो कितना खाली हो जाएगा यहाँ पर दिखाते हैं, M3A। तो M3A में अभी तक हम लोगों ने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो यहाँ से पता चलेगा। M3A में 85,500, ठीक है, 85,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। बट यहाँ पर हमें एक चीज देखना है कि इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने का और भी स्कोप था। क्यों? क्योंकि M3 वाला एसेट का वैल्यू कितना था, एसेट का वैल्यू था 90,000, ठीक है। 90,000 में अब तक 85,500 का ही डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। M3A का एसेट का वैल्यू था 90,000, उसमें अभी तक 85,500 का ही जो है डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो एसेट का वैल्यू अभी भी कुछ ना कुछ बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है देखते हैं, बचा हुआ है 4500, ठीक है, 4500 एसेट का वैल्यू बचा हुआ है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी भी एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मली डेप्रिसिएशन का रूल्स बोला है कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे चार्ज करना है। तो अगर हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे जाते हैं तो 90,000 पे 10% होगा, ठीक है। अब क्योंकि हर एक डेप्रिसिएशन सेल परचेज सब जून में करने बोला है, तो ये जून का मतलब हो जाता है 6 मंथ्स का हो जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आई थिंक 6 मंथ्स का हो रहा है, चेक करते हैं एक मिनट। हमें बोला है 30 जून को लेना है, और इनका अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होता है ये देख लेते हैं, दिसंबर को, ठीक है। तो जून के बाद जुलाई से लेकर दिसंबर 6 मंथ्स होगा। यहाँ पर ये पॉइंट एक समझने वाला है। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे 90,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ये वैल्यू हो जाता है 4500। और हम लोग के पास 4500 ही अवेलेबिलिटी है डिप्रिसिएशन चार्ज करने का। तो इसका मतलब हम लोग इस एसेट पे 4500 का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले पे क्यों नहीं किया था, पहला वाला सेल हुआ उस पे इसीलिए नहीं किया क्योंकि उस पे अब हम लोगों ने जितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था कर चुके हैं, उसमें कोई बैलेंस बचा नहीं कि हम लोग अगेन उस पे कोई डिप्रिसिएशन चार्ज कर पाते, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पर और डिप्रिसिएशन चार्ज करने को नहीं मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये वाले मशीन्स पे जरूर डेप्रिसिएशन चार्ज करने को मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा एसेट बिक रहा है। तो वो 90,000 वाला एसेट बिक रहा है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे एसेट डिस्पोजल में। इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पर M3 का ए बोल के यहाँ पर 90,000 लिख देते हैं। ये हो गया हम लोग का क्रॉस पोस्टिंग। अच्छा, अब M3A का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन हम लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, अब तक कितना चार्ज हो रखा है, M3A में अब तक चार्ज हो रखा है 85,500, 85,500, और इस बार हम लोग कर सकते हैं 4500, यानी टोटल 90,000 हो जाएगा, ठीक है। उसका हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे 30 जून 19 में। क्योंकि एंट्री क्या होता है, प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये तो प्रीवियस ईयर का है। करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा 30 जून का, पहले वाले में नहीं हुआ क्योंकि पहले वाले में डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई अवेलेबिलिटी था ही नहीं, ठीक है। डेप्रिसिएशन कौन से वाले एसेट का कर रहे हैं, M3A का, ठीक है। M3A का चार्ज कर रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं जैसे मैंने लिखा है, M3A का चार्ज कर देते हैं। M3A का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 90,000, ठीक है, और 10% करके 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, और ये वैल्यू बन रहा है 4500, ठीक है। तो जो एसेट सेल हो रहा है उस पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, अब तक का हो रखा था 8550, और ये 4500, यानी टोटल 90,000 का डेप्रिसिएशन हमें खाली करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे 90,000, ठीक है, ये 90,000 इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, मतलब इधर इधर हो जाएगा, इधर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 30 जून 19 को टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, पहले वाले का लिखा नहीं, पहले वाले का भी लिखना चाहिए था, M2A का, ठीक है, M2A का वो भी तो लिखेंगे ना, जो एसेट बिक जा रहा है उसका डेप्रिसिएशन खाली करना पड़ेगा। तो M2 वाला जो है उसका था 1,70,000, ये क्रॉस पोस्टिंग, दूसरा वाला 90, ठीक है, ये हो गया 1,70,000, और
ये हो जाएगा 90,000। ठीक है, ये हो गया 90,000। तो बहुत सारा मशीन है इसीलिए ऐसे लग रहा है, बाकी प्रोविजन वाला ही मेथड है और कुछ नहीं। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर हम लोगों ने बाइफरकेट करके लिखा हुआ है, और जो एसेट बिक रहा है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि उस पे और डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो करने के बाद बचा हुआ वैल्यू चेक करेंगे, देन हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एसेट का प्रॉफिट या लॉस भी चेक करते हैं। अब एसेट का वैल्यू था 90,000, 90,000 तक ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, और इसको कितने में बेचा गया है, 5,000 में बेचा गया है। तो इसका मतलब 5,000 का प्रॉफिट है, क्योंकि टोटल एसेट का वैल्यू था 90,000, जो बिक रहा है उसका वैल्यू था 90,000। वो एसेट पे टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 90,000, मतलब वैल्यू हमारे हिसाब से जीरो। फिर भी अगर हमें 5,000 मिल गया है तो पूरा का पूरा 5,000 हम लोग का प्रॉफिट है। वो कहाँ दिखता है, वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 30 जून 19 में लिखते हैं 2 PL, प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल कितना, M3A का कितना, 5,000। तो पहले वाले का क्यों नहीं लिखा, पहले वाले में कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ था। पहला वाला प्लांट का वैल्यू कहाँ बोला है कि कितने में बिका है, बोला है कि स्क्रैप्ड, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं, जीरो नील वैल्यू हुआ है। ठीक है, इस वजह से तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 5,000। ठीक है, ये हम लोगों ने मशीन 3 को कंप्लीट कर लिया। देख लेते हैं कितने जगह पे एंट्री किया, यहाँ से खाली करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दिखाएंगे इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका प्रॉफिट दिखाएंगे, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी हम लोगों ने इसे कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं मशीन, यहाँ पर ये इतना तक हो गया। अब प्लांट दैट हैड बॉट इन 2010 फॉर 2,40,000 वाज सोल्ड फॉर 15,000। 2,40,000 का जो प्लांट है ये वाला, उसे हम लोगों ने सेल कर दिया। तो पहले 2,40,000 वाला प्लांट यहाँ से हटा देते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट को ये खाली कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे M4A, 2,40,000 वाला प्लांट यहाँ से चला जाएगा, ये पहले लिख दिया। अब इसको डिस्पोजल में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, डिस्पोजल में इसका ओरिजिनल कॉस्ट को हटा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा M4A। ठीक है, ये हो गया 2,40,000। तो 2,40,000 का प्लांट तो हमारे बुक से हट जाएगा, लेकिन क्या हटने के पहले इस पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 2,40,000 के प्लांट पे अब तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो ये है M4A, और M4A में अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 2,04,000। ठीक है, अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 2,04,000। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई वैल्यू है कि नहीं, हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का एसेट का वैल्यू है 2,40,000, अब तक 2,04,000 का हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है। तो इसका मतलब हमारे पास जरूर एसेट का वैल्यू बचा हुआ है। ठीक है, तो कितना वैल्यू बचा हुआ है, 36,000। अब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एसेट का वैल्यू बचा हुआ है। और डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% चार्ज करना है। अब ये 6 मंथ्स का ही होगा, क्योंकि हर एक सेल परचेज 30 जून का होगा, मतलब 5%। तो 2,40,000 पे अगर 5% चार्ज करेंगे तो ये होता है 12,000। ठीक है, 2,40,000 पे 5% चार्ज करने से ये 12,000 होता है। तो हम लोग 12,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं 12,000 डेप्रिसिएशन, पहले चेक करना पड़ेगा कि कर सकते हैं कि नहीं। तो बाय डेप्रिसिएशन M4A यहाँ पर हो गया 2,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 12,000। मतलब अब तक चार्ज हुआ था 2,04,000 प्लस 12,000, तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है, 2,16,000। और ये वाला हमें प्रोविजन अकाउंट से खाली करना चाहिए, 2,16,000 हमारा प्रोविजन अकाउंट से खाली हो जाएगा, इसका मतलब टोटल। ठीक है, अच्छा तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये तो मैंने डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर दिया, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में यहाँ पर खाली करना पड़ेगा। इसको हम लोग लिखेंगे 2,00,000, जितना हुआ था 2,00,000, यहाँ पर लिखते हैं M4A। अच्छा, अब तक हुआ था 2,04,000 और 12,000, 2,04,000 प्लस 12,000, 2,16,000। ठीक है, टोटल करने के बाद 2,16,000। अब नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पर, अच्छा सोल्ड हुआ है फॉर 15,000, वो भी देखना पड़ेगा। तो एक बैंक का एंट्री हो जाएगा, अगर सेल हुआ है तो एक बैंक का एंट्री भी आ जाएगा। ठीक है, तो बैंक का एंट्री हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिस्पोजल में, पहले वाले में नहीं लिखा, पहले वाले का भी लिखना पड़ेगा। पहला वाला जो है यहाँ पर बाई
बैंक। ये इस पे तो कोई रिसीव नहीं हुआ था, M3A पे रिसीव हुआ और M4A पे रिसीव हुआ। M3A पे जो पैसा रिसीव हुआ है वो था 5000 और इस पे रिसीव हुआ है कितना, 15000। अब सोचते हैं कि इसका तो प्रॉफिट या लॉस हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था, बस ये रिकॉर्ड करना हम भूल गए थे। अगर हम लोगों का एसेट का टोटल डिप्रिसिएशन हुआ है 2,16,000 और एसेट का वैल्यू था 2,40,000, तो 2,40,000 से अगर 2,16,000 हम लोग लेस कर देते हैं तो हम लोग का वैल्यू बचता है 24,000 और वो 15,000 में सेल हो रहा है, तो लॉस है। कितने का लॉस है, 9,000 का लॉस है, तो वो बाई पीएल बोल के रिकॉर्ड हो जाएगा, बाई पीएल बोल के M4A का लॉस। ठीक है, लॉस हो जा रहा है हम लोग का 9,000। ठीक है, 9,000 का लॉस हो जा रहा है। कैसे कैलकुलेट किया, 2,40,000 का एसेट था, ये हमें पता है, उस पे अब तक टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है 2,16,000, माइनस करने से जो भी वैल्यू आता है वो 15,000 हम लोगों ने रिसीव किया है, 25,000 वैल्यू आता है, तो हम लोगों का 5,000 का, सॉरी 9,000 का जो है वो लॉस दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन आगे नहीं दे रखा था, बस इतना ही हमें प्रिपेयर करना था। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों ने कौन से एसेट का देखा, यहाँ पर M1 एसेट बच गया है, क्योंकि क्या क्या एसेट चला गया, M2 M3 M4, लेकिन सभी का पार्ट ए, तो बाकी एसेट्स जो है वो तो बचे हुए हैं, तो उस पर डिप्रिशिएशन भी चार्ज होना चाहिए और उसको क्लोज करके भी दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले प्लांट मशीनरी अकाउंट क्लोज करेंगे, ये सबसे आसान है क्लोज करना। ठीक है, कैसे क्लोज होगा, यहाँ पर लिखेंगे 30 जून को, सॉरी दिसंबर, क्लोजिंग डेट दिसंबर है, 31 दिसंबर 2019 बाई बैलेंस CD। ठीक है, तो कौन सा एसेट बच रहा है यहाँ देख के पता चलेगा, M1 बचा हुआ है क्योंकि ये खाली नहीं हुआ है, तो M1 बचा हुआ है, यानी जिसका वैल्यू है हम लोग का 2 लाख। ठीक है, जिसका वैल्यू है हम लोग का 2 लाख, ये टोटल करके आउटर में लिख सकते, पहले लिख लेते, 1,70,000 प्लस 90 प्लस 2,40,000, तो ये हो जाएगा 50 लाख। ठीक है, M1 का वैल्यू हो गया 2 लाख। अच्छा, M2 चला गया है, M2 चला गया है, M2B बचा हुआ है, तो M2B का जो वैल्यू है वो है 1,30,000। अच्छा, M3A चला गया है, M3B का वैल्यू है 9,10,000। ठीक है, अच्छा, और क्या बचा हुआ है, M4 ये जो है, ये M4A चला गया है, यहाँ से M4A चला गया है, M4B और बाकी पूरा बचा हुआ है। ठीक है, तो M4B का इधर ही लिख लेते, जगह नहीं है, यहाँ पर ही लिख लेते हैं M4B। ठीक है, ये बचा हुआ है, दैट इज 4,60,000। और कितना बचा हुआ है, M5 पूरा बचा हुआ है, ये सेल नहीं हुआ, और M6 ये पूरा बचा हुआ है 3 लाख। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वैल्यू जो है वो हम लोग लिखेंगे, बाई बैलेंस CD बोल के तो आ ही रहा है, यहाँ पर आउटर में देखते हैं और टोटल हो जाएगा 45 लाख। ठीक है, तो कितना बचा हुआ है यहाँ पर, 4,60,000, 5 लाख। अच्छा, एक M7 भी था जो हम लोगों ने नया खरीदा, ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी बचा हुआ है 15 लाख। 5 और 3 8, 8 और 4 12,60,000 प्लस 15 लाख, मतलब 27,60,000 प्लस 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख, प्लस 3 लाख और 5 लाख, 8 लाख, 3 लाख और 5 लाख, 8 लाख, 8 लाख 40, 8 लाख, 27 प्लस 8 और 1, मतलब 36 लाख आ रहा है, 36 लाख। ये आ रहा है हम लोग का 50 लाख, और 2 लाख और 1,30,000, 9,10,000, टोटल कर ही लेते हैं, गलत हो जाएगा नहीं तो, 2 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 9,10,000 प्लस 4,60,000 प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 15 लाख, तो ये हो रहा है 40 लाख। ठीक है, ये 40 लाख हो रहा है बचे हुए एसेट का वैल्यू, क्योंकि बाकी बिक गया है, 50 लाख का बिक गया है और बाकी 40
50 लाख का पड़ा हुआ है, ये 50 लाख नहीं होगा शायद, 50 और 40 ये गलत कैलकुलेशन हो गया है, देख लेते हैं। 1,70,000 प्लस 90 प्लस 2,40,000, नहीं 50 लाख ही हो रहा है, तो फिर 50 और 40, सॉरी 5 लाख हो रहा है, हम 50 लाख क्यों लिख रहे हैं बार बार, 5 लाख, 5 लाख हो रहा है, ठीक है। तो 5 लाख का एसेट बिक गया, बाकी जो रह गया वो 40 लाख का हो गया, ठीक है, 45 लाख हो गया। अच्छा, अब हमें और क्या करना पड़ेगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में तो हम लोग को सिर्फ वही एसेट का रिकॉर्डिंग करना पड़ता है जो डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है, तो ये दोनों साइड हमारा टैली हो जाना चाहिए। चेक करते हैं, 1,70,000 प्लस 90,000 प्लस 2,40,000 प्लस 5,000, तो ये हो जाएगा 50,05,000, और ये है 1,70,000 90, 2,16,000 और 5,000 और 15, 20,000 माइनस 9, मतलब हाँ ये भी टैली हो रहा है, 50,50,000 ये तो टैली होता ही है, ठीक है। 50,05,000, 50,05,000, ठीक है, 50,05,000 ये हम लोग का एसेट डिस्पोजल बन गया। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो एसेट्स बचे हुए हैं उसका हम लोगों ने अभी तक डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, तो उसका डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा जो एसेट बचा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं बचा हुआ बैलेंस और डिप्रिसिएशन दोनों चीज चार्ज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई डिप्रिसिएशन बोल के, कौन कौन से एसेट का होगा, जो भी एसेट बचा हुआ है, मतलब ये वाला M1 पे नहीं होगा क्योंकि M1 2 लाख का था, और इस पे M1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये देखो दिखा देते हैं, क्योंकि M1 पे डिप्रिशिएशन चार्ज करने का कोई स्कोप नहीं है, M2 में भी नहीं होगा। अच्छा, M3 का देखो, M3 जो था, M3 का A और B पोर्शन था, जिसमें से A पोर्शन सेल हो गया है, B पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है, B पोर्शन बचा हुआ है, तो इसका वैल्यू देखते हैं कितना होगा, B पोर्शन बचा हुआ है, और इधर हम लोगों का M3B, पहले M3B से चेक करते हैं, हम वर्किंग नोट बना लेते क्योंकि यहाँ पर ना मेरा जगह नहीं हुआ, मैंने ज्यादा जगह रखा फिर भी नहीं हुआ, वर्किंग नोट बना लेते, ठीक है। हम लोग के पास जो भी एसेट बचा हुआ है उसका कितना कितना डेप्रिसिएशन होगा, फिर टोटल करके हम लिख देंगे। हम लोग के पास जो मशीन बचा हुआ है वो है M3B, ठीक है, वो है M4B, चेक करके देख सकते हो, जो भी एसेट बचा हुआ है यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने अभी अभी M3B, क्यों ये दोनों नहीं लिखा, क्योंकि इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई स्कोप नहीं है। M3B, M4B, M5, M6, M7, ठीक है, M5, M6, M7, तो ये हो गया M5, M6 और M7, ठीक है। अब हमें डिप्रिसिएशन चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, M3B वाला जो है, M3B का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था और कितना अब तक डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका था, 9,10,000, 9,10,000 था, और M3B पे अभी तक डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 8,64,500, 8,64,500, 8,64,000, 9,10,000 ओरिजिनल कॉस्ट था, 8,64,500 अब तक डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, तो 9,10,000 माइनस 8,64,500, मतलब एसेट का वैल्यू बचा हुआ है 45,500, ये है ओरिजिनल कॉस्ट, ये है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम लोग अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहते हैं तो मेथड के हिसाब से 9,10,000 पे पूरा 10% एक साल का होगा, यानी 91,000 होगा, ठीक है। तो 91,000 हम लोग चार्ज नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भले ही हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है और उसके हिसाब से 9,10,000 इंटू 10% यानी पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन 91,000 होगा, ये हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एसेट का वैल्यू बचा हुआ है 45,500, तो मैक्स टू मैक्स इतना ही चार्ज कर सकते हैं, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 45,500, और ये क्लोज, मतलब इस पे और आगे डिप्रिसिएशन चार्ज कभी नहीं होगा, तो 45,500 का डिप्रिसिएशन हम ये टोटल करके लिख देंगे वर्किंग नोट में, ठीक है, सारे मशीन्स का डिप्रिसिएशन, क्योंकि मेरे वहां पर जगह नहीं है, अगर तुम्हारे पेज में जगह है तो तुम वहां पर अलग अलग करके लिख सकते हो। M4B का भी चेक करते हैं, M4B का एसेट का वैल्यू कितना था, M4B एसेट का वैल्यू था, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग
M4B का 4,60,000 था और अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है M4B में 3,91,000। तो 4,60,000 माइनस 3,91,000। तो 4,60,000 माइनस 3,91,000, तो ये वैल्यू होता है 69,000। अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे? 4,60,000 इंटू 10%, तो 46,000 कर सकते हैं। और यहाँ पर आराम से हम लोग 46,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। हमारे पास एनफ अभी भी एसेट का बैलेंस है, तो बैलेंस बचेगा 23,000। तो डेप्रिसिएशन इतना हो जाएगा, ये बैलेंस बचेगा। ठीक है, अब M5 पे चलते हैं। M5 का एसेट का वैल्यू था 5 लाख और इस पे अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 75,000। ठीक है, तो 5 लाख माइनस 75,000। तो 5 लाख माइनस 75,000 करने से आ जाएगा हम लोग का 4,25,000 और ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन 50,000 होगा, जो कि हम लोग यहाँ पर अवेलेबल करवा सकते हैं। तो बचा हुआ वैल्यू 3,75,000 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा M6 वाला जो एसेट है उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 3 लाख और उस पे अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है सिर्फ 15,000। 15,000। तो ये वैल्यू हो जाता है 2,85,000 और ओरिजिनल कॉस्ट पे अगर चार्ज करेंगे तो 30,000 हम लोग इजीली चार्ज कर सकते हैं। 3 लाख पे 30,000। ठीक है, तो 2,85,000 माइनस 30,000, तो ये हो जाएगा 2,55,000। और M7 तो नया खरीदा है, उसका वैल्यू कितना था यहाँ से देख लेते हैं। इसका वैल्यू है 15 लाख। अभी तक कोई भी डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज नहीं हुआ, इसी साल खरीदा गया है। तो 15 लाख का अब इसका डेट जो है 30 जून है, इस पे देखना पड़ेगा। बाकी सब तो इस साल परचेज नहीं हुआ है, 30 जून है, 30 जून 19 को है और यहाँ पर डिप्रिशिएशन हमारा 6 मंथ यानी 5% लगेगा। तो 15 लाख पे 5% अगर चार्ज करेंगे तो 75,000 हो जाएगा। ठीक है, और बचा हुआ वैल्यू हो जाता है, बचे हुए वैल्यू का हमें वैसे जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखना क्या है, सिर्फ और सिर्फ बचे हुए डेप्रिसिएशन को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा जो डेप्रिसिएशन हुआ है। अब इसका हम टोटल कर देते हैं, अलग अलग नहीं दिखा पा रहे हैं, वहां पर जगह नहीं है। तो यहाँ पर टोटल करने से कितना हो जाएगा? पहला 45,500, दूसरा हो रहा है 46,000, उसके बाद हो रहा है 50,000, उसके बाद 30,000 और 75,000। तो टोटल हो जाएगा 2,46,500। यहाँ पर लिख लेते हैं रिमेनिंग एसेट का वर्किंग नोट के हिसाब से 2,46,500 ये हो गया वैल्यू। ठीक है, डेप्रिसिएशन का। बस अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर क्लोज करना है। लेकिन क्लोज करने के पहले हम लोग को यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में दिखाना पड़ेगा कितना होगा। ये पहले टोटल कर लेते हैं। ये तो टोटल किया हुआ है 21,35,000 प्लस 12,000 प्लस 4,500 और प्लस ये वाला 24,6,5 ये वाला वैल्यू, तो ये हो जाता है 23,98,000। 23,98,000। ठीक है, यहाँ पर भी होना चाहिए 23,98,000। और यहाँ पर क्लोजिंग में क्या दिखेगा, ये क्या अकाउंट है? ये हम लोग का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, उसमें से कितना खाली हो गया। जो एसेट बिक गया वो खाली हो गया, तो जो एसेट नहीं बिका वो रह जाएगा। तो ये 31 दिसंबर 19 में यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ अभी जगह है तो यहाँ हम लिख सकते हैं। तो कौन कौन से एसेट का डेप्रिसिएशन जो है वो रह जाएगा? एक तो रह जाएगा M1 का। ठीक है, वो एसेट है हम लोगों के पास, M1 का हो जाएगा। M2B, ठीक है, ये एसेट भी हमारे पास है। M3B, ठीक है, बाकी ये सारा M3B, M4B, ठीक है, M4B, M5, M6, M7, ये सारे एसेट्स का ही डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर बचा हुआ दिख रहा होगा। तो M3B, M4B, ठीक है, M5, M6 और M7।
7, ठीक है। और ये सबका डेप्रिसिएशन कितना दिख रहा होगा जो अभी तक बचा हुआ है। तो जैसे M7 का तो 75,000 ही बचा हुआ रहेगा, क्योंकि इस पे तो एक ही बार डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। M6 का इस साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वही वाला दिखेगा, यानी कि M6 का, सॉरी, M6 का उतना डेप्रिसिएशन दिखेगा जितना अब तक चार्ज हुआ है, क्योंकि ये प्रोविजन का क्लोजिंग दिख रहा है ना, मतलब 15 + 30 45 जो पहले चार्ज हुआ है और इस बार टोटल मिला के जो है वो क्लोजिंग में दिखेगा, यानी M6 का हो जाएगा 45,000। M5 का कितना दिखेगा 75 + 50, मतलब ये हो जाएगा 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 का हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ पर दिखेगा, 1,25,000 प्रोविजंस का क्लोजिंग। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला 3,91,000 और 46, तो 3,91,000 और 46,000, तो ये हमारा दिखेगा 4,37,000। यहाँ पर दिखेगा 4,37,000, ठीक है। M3B का दिखेगा, अभी तक चार्ज हो रखा है 8,64,500, 8,64,500 और 45,500 करेंटली चार्ज किया, यानी 9,10,000, ठीक है। ये हो जाएगा 9,10,000। और M1 और M2B का करेंटली तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई जगह नहीं है, लेकिन वो डिस्कर्ड भी नहीं हुआ है, मतलब उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में दिखेगा क्योंकि वो डिस्कर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो कितना प्रोविजन दिखेगा M1 का, जितना था उतना ही दिखेगा, मतलब M1 का यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 2 लाख दिखेगा, और M2B का हमारा 1,30,000 दिखेगा। तो ये हो गया 2 लाख और 1,30,000। अच्छा, टोटल कर लेते हैं इसका। 2 लाख 2 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 9,10,000 प्लस 4,37,000 प्लस 1,25,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000। अच्छा, तो ये वैल्यू आ जाता है 19,22,000 प्लस प्लस ये वाला वैल्यू प्लस ये दो वैल्यू 1,70,000 और 90, 21,82,000। ये 23,98,000 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वैल्यू नहीं लिखा होगा, देख लेते हैं। यहाँ पर मेरा, हाँ, एक वैल्यू रह गया है। कौन सा वाला रह गया है? एसेट डिस्पोजल का। यहाँ पर देखो 3 वैल्यू था ना, 2,16,000, ये वाला नहीं लिखा मैंने, M4A का, ठीक है, वो रह गया था। M4A का 2,16,000 हमें दिखाना चाहिए, तो प्लस 2,16,000 अब टैली हो जाएगा 23,98,000, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, खुद से करोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। प्रोविजंस का ये और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा देख के हमें करना है कि डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, किस पे हो चुका है और नहीं होगा, इस हिसाब से। लेकिन इसके लिए प्रोविजन का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर करने से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे मैंने तो डायरेक्ट करवाया है, लेकिन खुद से जब करोगे बिना मेरा क्लास देखे, तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आया तो बता देंगे फिर से, ठीक है। तो हो गया बस, और तो कुछ नहीं है।